हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए इसको स्टार्ट करते हैं। तो जो रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग है, इस प्रयोग को वैज्ञानिक अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने किया था सन 1911 ईस्वी में। उन्होंने और उनके शिष्यों ने मिलकर इस प्रयोग को किया था और उन्होंने इस प्रयोग को करने के लिए ये सारा अरेंजमेंट किया, मतलब एक पूरी व्यवस्था बनाई, एक निकाय बनाया और उसकी सहायता से इस प्रयोग को किया। तो देखते हैं उन्होंने क्या क्या किया था। देखिए उन्होंने क्या किया, इस प्रयोग की सहायता से उन्होंने परमाणु के नाभिक की खोज की, जिसको आज हम एटम का न्यूक्लियस बोलते हैं, कि जो बीच में होता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, उसकी खोज रदरफोर्ड ने ही करी थी। रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज नहीं की, रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज करी थी। हालांकि कुछ बुक्स में क्या होता है, रदरफोर्ड को प्रोटॉन का खोजकर्ता भी माना जाता है और वो भी सही बात है, क्योंकि बहुत डीप हिस्ट्री है और बहुत डीप केमिस्ट्री भी है। तो आइए देखते हैं। फिलहाल अभी हमारा टॉपिक अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग है, तो हम इस पर फोकस करते हैं। वो टॉपिक मैंने वैसे तो वीडियो में क्लियर किया हुआ है, लेकिन किसी दिन मैं एक पूरी वीडियो उसी के ऊपर बनाऊंगा, डिटेल वीडियो। आइए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। तो जो हमारा रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग है, इसमें उन्होंने क्या किया, एक रेडियो एक्टिव गन दी थी। ये क्या है हमारी, ये हमारी एक रेडियो एक्टिव गन है। जैसे कोई भी गन होती है, ऐसे ही रेडियो एक्टिव गन है। अब रेडियो एक्टिव गन के अंदर उन्होंने इस तरीके का क्या रख दिया है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस रख दिया। यहाँ पर नहीं लिखा गया है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस रख दिया, रेडियो एक्टिव पदार्थ रख दिया, जैसे थोरियम हो गया, रेडियम हो गया, पोलोनियम हो गया, इस प्रकार से। अब क्या किया, रेडियो एक्टिव पदार्थ की प्रॉपर्टी होती है कि वो अपने अंदर से अल्फा किरणों को उत्सर्जित करता है। किसको उत्सर्जित करता है, अल्फा किरणों को उत्सर्जित करता है। तो अब अल्फा किरणों को उत्सर्जित क्यों करता है, वो मैंने इससे पहले वाली वीडियो में आपको जो रेडियो एक्टिविटी के ऊपर मैंने बनाई थी वहां पर बताया था। आइए तो देखते हैं, यहाँ पर वो क्या करता है, अल्फा किरणों को उत्सर्जित करता है और चारों ही दिशाओं में करेगा। यहाँ पर अंदर भी करेगा, बाहर भी ऐसे फेंकेगा, इस तरीके से। तो यहाँ पर क्या किया उन्होंने, एक स्लिट लगा दी। क्या लगा दी, स्लिट लगा दी उन्होंने यहाँ पर एक, और इस स्लिट में यहाँ पर एक छोटा सा छिद्र छोड़ा गया, ताकि ये जो स्लिट है इन अनियमित किरणों को तो रोक ले, और इस एक ही किरण को ये इस तरीके से बीम के रूप में कन्वर्ट करते हैं। अल्फा पार्टिकल जब मिल जाते हैं तो एक अल्फा किरण बनाते हैं, बहुत सारे अल्फा कण मिलकर एक अल्फा रे यानी अल्फा किरण बनाते हैं। उसको हम बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल बोलते हैं। जैसे मकान बनाते वक्त हम बीम डालते हैं, तो इसी प्रकार से अल्फा पार्टिकल का बीम था। तो उन्होंने इस स्लिट की सहायता से क्या किया, ये जो चारों दिशाओं में जा रही थी इनको तो रोक दिया, बाकी ये जो एक बीम है, इस एक बीम के रूप में कन्वर्ट करके इसको आगे भेज दिया। ठीक है। अब यहाँ पर उन्होंने क्या लगाया, यहाँ पर उन्होंने एक गोल्ड फॉइल लगाई, जो कि बहुत ही थिन थी। क्या लगाई, गोल्ड फॉइल लगा दी, जो कि बहुत ही थिन लेयर थी, मतलब बहुत ही पतली सी पन्नी थी। अब पतली पन्नी का मतलब क्या है, देखिए इतनी पतली थी कि कल्पना से भी थोड़ी सी परे। हम जानते हैं कोई भी जो पदार्थ होता है वो परमाणु से मिलकर के बना होता है। तो आपने कागज की शीट देखी होगी, मतलब कोई भी पेपर, तो पेपर को अगर आप ऐसे देखोगे तो बहुत पतला होता है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, तो यहाँ पर आप ये पेपर देख रहे हो, ये पेपर यहाँ से बहुत पतला है, तो वो जो शीट थी वो इससे भी पतली थी, मतलब उसको देख पाना भी मुश्किल था, इतनी पतली थी। क्यों, क्योंकि उसमें एटम की एक लेयर थी बस, उसमें बहुत सारे एटम नहीं थे, उसमें एटम की एक लेयर ऐसे बिछी हुई थी, बिल्कुल एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर नहीं, केवल एक ही लेयर थी उसमें एटम की, इसलिए वो इतनी पतली थी। और ये जो गोल्ड की फॉइल थी ये थिन थी, मतलब पतली थी, ये ऐसा नहीं सभी जगह लिखा हुआ है। तो मैंने यहाँ पर इसको बनाने की कोशिश किया। देखिए यहाँ पर मैं आपको 3D में तो दिखा नहीं सकता, लेकिन 2D में आप देखिए, ऐसे बहुत सारे एटम्स हैं। ये देखिए आप लोग, यहाँ पर बहुत सारे एटम्स हैं, और ये जो एटम है मैंने यहाँ पर बनाए हुए हैं। आप इसको सोने की पन्नी समझिए, क्या समझिए आप इसको, सोने की पन्नी समझिए, और इसमें बहुत सारे एटम्स क्या हैं, इस तरीके से अरेंज्ड हैं। मान लीजिए 3D में अरेंज है ऐसे करके, ठीक है। यहाँ पर मैंने आपको 2D में दिखाया हुआ है, तो इस तरीके से उन्होंने यहाँ पर इसको रखा, इस तरीके से उन्होंने यहाँ पर इसको सेटअप किया, ताकि इन एटम ये इस साइड को रहे, जिस तरीके से हमारी अल्फा रे इधर को आएगी, तो ये एटम ऐसे फेस्ड रहे। ठीक है, दोबारा समझिए एक बार। यहाँ पर उन्होंने क्या रखी, गोल्ड की पतली सी पन्नी रखी, गोल्ड फॉइल रखी, बहुत ही जो थिन थी। ठीक है, और आप उसको कैसे समझ सकते हो, देखिए वो लगभग जैसे कागज की शीट होती है उससे भी पतली थी, इसलिए मैंने यहाँ पर आपको दिखाने के लिए कागज का यानी पेपर का यूज किया है। और इसमें मान लीजिए एक सोने की पन्नी है, इसमें बहुत सारे एटम्स ऐसे अरेंज्ड हैं, वेल अरेंज्ड हैं। ठीक है, और एटम की एक ही लेयर वाली पन्नी है, इसलिए बहुत ही पतली है, इसको आंखों से देख पाना बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने इसको इस तरीके से सेटअप किया, ताकि जो हमारी अल्फा किरण आए और वो इस तरीके से एटम पर इंसिडेंट हो। अब ये जो सोने की पतली पन्नी थी, जैसे ही अल्फा किरण इस पर टकराई, मतलब अल्फा किरण इस पर आपतित हुई, इंसिडेंट हुई, तो क्या हुआ,
अल्फा किरण किससे बनी हुई थी, बहुत सारे अल्फा पार्टिकल से मिलकर के बनी हुई थी। तो वो इस पर टकराते ही क्या हुई, अपने पार्टिकल्स में ब्रेक हो गई, अल्फा किरण अल्फा कणों में टूट गई। ठीक है, तो यहाँ पर वो इंसिडेंट हुई, हम इसको इंसिडेंट पॉइंट मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं इसको, इंसिडेंट पॉइंट मान लेते हैं। यहाँ पर वो इंसिडेंट हुई, अब यहाँ पर कहाँ पर पड़ी होगी, देखिए अल्फा किरण में मैं आपको बताऊं तो जो हमारी अल्फा किरण होती है उसमें आप ऐसा मत समझिएगा कि ऐसे पार्टिकल्स लगे होते हैं, उसमें ऐसे ऊपर नीचे भी ऐसे, मतलब एक बीम टाइप होता है, इस तरीके से पार्टिकल लगे होते हैं। ये नहीं कि एक ही लाइन में लगे होंगे, ऊपर नीचे लगे होंगे, एक बीम जैसी होगी। तो जब वो अल्फा किरण हमारी यहाँ पर किसी एटम पर आपतित हुई होगी तो क्या हुआ होगा, वो अल्फा पार्टिकल बिखर गए होंगे, एक मतलब विचलित हो गए होंगे, टूट गए होंगे। अल्फा किरण अब अल्फा पार्टिकल में टूट गई। तो उन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशंस किए, ऑब्जर्वेशन करने के लिए उन्होंने क्या लगाई, यहाँ पर एक जिंक सल्फाइड की स्क्रीन लगा दी। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है जिंक सल्फाइड की स्क्रीन यहाँ पर लगाई गई थी। और जिंक सल्फाइड की जो ये स्क्रीन होती है इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है, इसकी प्रॉपर्टी होती है कि ये किरणों के पड़ने पर हरे रंग का प्रकाश यानी ग्रीन लाइट को प्रोड्यूस करती है। तो जैसे इस पर अल्फा पार्टिकल इंसिडेंट होगा तो क्या होगा, वहां पर ग्रीन रंग की लाइट यानी हरे रंग की प्रतिदीप्ति उत्पन्न होगी वहां पर, ऐसा बुक्स में लिखा होता है। तो जैसे ये अल्फा ने यहाँ पर इंसिडेंट हुई, अपने पार्टिकल में क्या होगी, ब्रेक हो गई। अब रदरफोर्ड ने देखा कि बहुत सारे पार्टिकल्स तो क्या आते हैं यहाँ से सीधे निकल गए, उनको यहाँ पर दिखाया नहीं गया है, यहाँ पर बहुत सारे पार्टिकल क्या आते सीधे निकल गए। देखिए ये जो डॉटेड लाइन बनी हुई है, ये डॉटेड लाइन, यहाँ पे कोई किरण नहीं जा रही है, ये एक एक्सपेक्टेशन दिखाई गई है कि हाँ किरण ऐसे जानी चाहिए थी लेकिन ऐसे गई नहीं, तो इसलिए यहाँ पर डॉटेड लाइन से इसको शो किया गया है। तो यहाँ पर क्या है, किरण ऐसे जानी चाहिए थी लेकिन ऐसे नहीं हुई। तो क्या हुई, जैसे यहाँ पर हमारी जो रे थी वो इंसिडेंट हुई, तो जैसे यहाँ पर रे इंसिडेंट हुई तो क्या हुआ, यहाँ से पार्टिकल टूट गए और बहुत सारे पार्टिकल तो सीधे निकल गए, उनको यहाँ पर दिखाया नहीं गया लेकिन बहुत सारे पार्टिकल सीधे निकल गए। और कुछ पार्टिकल क्या हुए, कुछ पार्टिकल इस जैसे ये जो डेविएशन लाइन है, इस डेविएशन लाइन से ऐसे विचलित कोण पर निकले। मान लीजिए कोई पार्टिकल ऐसे θ1 एंगल पर निकला, कोई पार्टिकल ऐसे θ2 एंगल पर निकला। तो इस तरीके से बहुत सारे पार्टिकल कुछ ऐसे भी थे जो सीधे मतलब डायरेक्ट ना निकल करके ऐसे थोड़े से मुड़कर निकल गए। ठीक है, और बहुत ही कम पार्टिकल्स ऐसे भी थे जो कि यहाँ पर टकराए और 180 डिग्री पर यानी ऐसे ऐसे वापस मुड़ गए। बहुत ही कम पार्टिकल, कितने कम, आप ऐसी एक्सपेक्टेशन कर सकते हो लगभग 20,000 में से एक पार्टिकल क्या हुआ, ऐसे टकराया और टकरा कर वापस लौट गया। बहुत ही कम पार्टिकल थे। तो यहाँ पर लगभग 20,000 में से एक पार्टिकल आप ऐसी एक्सपेक्टेशन कर सकते हो कि वापस लौट गया। अब देखिए जब ये पार्टिकल यहाँ पर गए तो यहाँ पर जिंक सल्फाइड की स्क्रीन लगी हुई थी। तो जिंक सल्फाइड की स्क्रीन ने ऐसा ऑब्जर्वेशन किया कि जब अल्फा पार्टिकल यहाँ पर इंसिडेंट हुआ होगा तो यहाँ पर एक ऐसे देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा दिखाया गया है, हरे रंग का प्रकाश उत्पन्न हुआ होगा ऐसे। यहाँ पर ये जो ये वाला पार्टिकल यहाँ पर इंसिडेंट हुआ, यहाँ पर भी हरे रंग का प्रकाश उत्पन्न हुआ। तो इस तरीके से रदरफोर्ड ने इस एक्सपेरिमेंट को किया था। अब देखिए यहाँ से उन्होंने ऑब्जर्वेशंस क्या की। तो जो उनका पहला ऑब्जर्वेशन था वो ये था कि मैक्सिमम पार्टिकल्स बिना किसी एंगल पर विचलित हुए सीधे निकल गए। ठीक है, दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या था, दूसरा ऑब्जर्वेशन उनका ये था कि कुछ अल्फा पार्टिकल ऐसे अलग अलग एंगल पर, जैसे θ1 θ2 दिखाने का मतलब यहाँ कोई कैलकुलेशन से नहीं है, केवल इसलिए दिखाया है आपको ताकि आप समझ जाओगे कुछ अल्फा पार्टिकल ऐसे एंगल पर भी डेविएट हुए, विचलित हुए। तो इस तरीके से कि एक अल्फा पार्टिकल ऐसे और एक ऐसे, ऐसे दो ही नहीं बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स, लाखों। ठीक है, और बहुत ही कम अल्फा पार्टिकल्स ऐसे, जो तीसरा ऑब्जर्वेशन था कि बहुत ही कम अल्फा पार्टिकल टकराकर वापस लौट गए। तो ये उन्होंने 3 ऑब्जर्वेशन यहाँ से किए। अब आइए इसको एक बार थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारी सोने की पन्नी लगी हुई थी। अब जो सोने की पन्नी लगी हुई थी इसमें मैंने आपको पहले बताया कि रदरफोर्ड ने इस तरीके की सोने की पन्नी का प्रयोग किया था जिसमें केवल एक ही लेयर हो। कैसी लेयर हो, केवल एक ही एटम्स की लेयर हो। किसके एटम्स की, सोने के एटम्स की, यानी गोल्ड एटम्स, Au।
जिसका एटॉमिक नंबर 79 होता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए। तो यहाँ पर क्या लगी थी, सोने की पन्नी लगी हुई थी। तो जैसे यहाँ पर अल्फा रे आई, तो अल्फा रे आते ही वो किसी भी एटम पर इंसिडेंट हो गई होगी, इनमें से किसी भी एटम पर वो इंसिडेंट हो गई होगी इन एटम्स में से, ठीक है। अब देखिए, जब वो किसी भी एटम पर इंसिडेंट हो गई होगी तो हम एक एटम को थोड़ा सा बड़ा करके देखते हैं ऐसा। अब इनमें से मैंने एक एटम को यहाँ पर ले लिया ऐसे, तो इस एटम पर मान लीजिए, इस एटम पर क्या हुई, वो इंसिडेंट हुई है, इनमें से कोई सा एटम है। तो जब वो इस एटम पर इंसिडेंट हुई होगी तो क्या हुआ होगा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर तो ये सेल है घूमने के लिए, इलेक्ट्रॉन के घूमने के लिए, और यहाँ पर न्यूक्लियस है। ऐसा तब तक पता नहीं था जब रदरफोर्ड ने अपना प्रयोग किया, ऐसा तब तक पता नहीं था, लेकिन यहाँ पर मैंने बनाया है फिर भी। तो क्या हुआ, जो अल्फा पार्टिकल की रे होगी यानी जो बीम होगी वो ऐसे एटम पर इंसिडेंट हुई होगी। तो जब वो एटम पर इंसिडेंट हुई होगी तो उसमें से बहुत सारे अल्फा पार्टिकल इस स्पेस में को, जो ये वाला स्पेस है, इस स्पेस में को निकल गए होंगे सीधे, क्योंकि ये खाली स्पेस है भाई, न्यूक्लियस यहाँ पर है और सेल यहाँ है, तो निकल गए होंगे खाली, ठीक है। और इसलिए हमने कहा कि बहुत सारे अल्फा पार्टिकल सीधे बिना डेविएट हुए निकल गए, क्योंकि एटम के अंदर जो मैक्सिमम स्पेस है वो खाली है। तो रदरफोर्ड ने आज से अपना एक रिजल्ट भी दिया कि चूंकि बहुत सारे अल्फा पार्टिकल सीधे चले जाते हैं बिना डेविएट हुए, इसलिए हम कहते हैं कि जो हमारा एटम है उसके अंदर मैक्सिमम स्पेस खाली है, एम्प्टी पड़ा हुआ है। अब न्यूक्लियस यहाँ पर है बीच में, एटम के सेंटर में क्या होता है, एटम के सेंटर में होता है न्यूक्लियस, ठीक है। अब एटम के सेंटर में न्यूक्लियस बहुत ही छोटा सा होता है, तो बहुत ही कम अल्फा पार्टिकल इस न्यूक्लियस पर इंसिडेंट हुए होंगे। क्या हुए होंगे, इस न्यूक्लियस पर इंसिडेंट हुए होंगे। अब अल्फा पार्टिकल पर कैसा चार्ज होता है, मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था, प्लस का चार्ज होता है, और न्यूक्लियस पर कैसा चार्ज होता है, प्लस का। अब प्लस प्लस एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं यानी रिपल करते हैं। तो जैसे ही बहुत ही कम अल्फा पार्टिकल इस पर आकर के इंसिडेंट हुए होंगे तो इसने तुरंत उनको रिपेल कर दिया होगा, इसलिए वो वापस लौट गया 180 डिग्री पर। तो ये वो रीजन है कि बहुत ही कम अल्फा पार्टिकल सीधे 180 डिग्री पर वापस लौट जाते हैं। क्यों? क्योंकि इस न्यूक्लियस वहां पर है और इस न्यूक्लियस का साइज बहुत कम है। तो यहाँ से रदरफोर्ड ने ये रिजल्ट निकाला कि जो एटम के सेंटर में एक पॉजिटिव पार्ट स्थित है, रदरफोर्ड ने ऐसा बताया कि जो हमारा एटम है उसके सेंटर में पॉजिटिव पार्ट स्थित है वहां पर, और उसका साइज बहुत ही कम है। क्यों? क्योंकि उन्होंने देखा था कि ये जो 180 डिग्री पर मुड़ने वाले पार्टिकल्स हैं इनकी संख्या बहुत ही कम है, इसका मतलब साइज भी बहुत छोटा है। तो दो रिजल्ट हो गए। अब जो हमारा तीसरा ऑब्जर्वेशन था, तीसरा ऑब्जर्वेशन उनका क्या था कि कुछ अल्फा पार्टिकल ऐसे एंगल पर डेविएट होते हैं कि θ1, θ2, ऐसे θ3, θ4 भी होगा, ठीक है। और क्या पता θ1 पर भी बहुत सारे अल्फा पार्टिकल डेविएट हुए हों। तो यहाँ से उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि कुछ अल्फा पार्टिकल इस न्यूक्लियस के पास को होकर गए होंगे, कुछ अल्फा पार्टिकल इस न्यूक्लियस के पास में से होकर चले गए होंगे, इसलिए वो क्या हो गए, डेविएट हो गए। क्यों? क्योंकि इसने उनको रिपेल कर दिया। वे डायरेक्ट इस पर इंसिडेंट नहीं हुए, लेकिन इसके थोड़े से पास को जाकर के चले गए। तो ये हमारा पूरा रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग था। तो यहाँ से उनके 3 ऑब्जर्वेशन हुए और बहुत सारे रिजल्ट हुए। अब उन्होंने क्या क्या रिजल्ट निकाले, तो देखिए उन्होंने पहला रिजल्ट यहाँ पर ये निकाला कि जो हमारा एटम है, एटम के अंदर अधिकतर भाग खाली है। क्यों? क्योंकि अधिकतर पार्टिकल सीधे निकल जाते हैं, मतलब उन्हें कोई इफेक्ट नहीं करता, यानी वहाँ पर कुछ नहीं है। दूसरा, उन्होंने देखा कि कुछ अल्फा पार्टिकल ऐसे, बहुत ही कम अल्फा पार्टिकल ऐसे वापस लौट रहे हैं 180 डिग्री पर। ये 180 डिग्री पर वापस लौटने वाले पार्टिकल की संख्या बहुत ही कम है, सबसे कम यही है। इसका मतलब सेंटर में एक न्यूक्लियस स्थित है, एक पॉजिटिव पार्ट स्थित है, नाभिक स्थित है। उन्होंने उसको नाभिक कहा। क्या कहा? उसको नाभिक बोल दिया उन्होंने कि वो सेंटर में है और उसका जो वॉल्यूम है, उसका जो वेट है वो बहुत ही कम है, इसलिए इन पार्टिकल्स की संख्या भी बहुत कम है। और तीसरा ऑब्जर्वेशन आप लोग देख रहे हैं कि कुछ पार्टिकल θ1 पर θ2 पर इस तरीके से क्या हो गए, डेविएट हो गए। मतलब कुछ अल्फा पार्टिकल हमारे न्यूक्लियस के पास को होकर के जाते हैं और वो उन्हें डेविएट कर देता है। तो अब इस प्रयोग के बेस पर रदरफोर्ड ने अपना क्या दिया, एक परमाणु मॉडल दिया, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर ये जो मैंने डायग्राम दिखाया हुआ है, ये इससे अलग है। यहाँ पर ये जो सोने की पन्नी थी, इस सोने की पन्नी के अंदर एटम का अरेंजमेंट दिखाया गया है, किस तरीके से एटम है, वो मैंने आपको यहाँ पर भी शो कर दिया। इससे आप ज़्यादा बेटर समझ सकते हो उसको। तो ये आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। एक बार मैं पूरा रिवाइज कर रहा हूँ दोबारा से, ताकि आपको समझ में आ जाए। इसमें आपको केवल डायग्राम देख के चीज़ों को समझना है, ज़्यादा कुछ नोट्स वगैरह में आपको जरूरत नहीं है।
तो देखिए रदरफोर्ड ने क्या किया, रेडियो एक्टिव गन ली, उस रेडियो एक्टिव गन के अंदर उन्होंने एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस रखा, यानी रेडियो एक्टिव पदार्थ रखा। अब ये जो रेडियो एक्टिव पदार्थ था इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, अपने अंदर से अल्फा किरणों को उत्सर्जित करना, अल्फा किरणों को भेजना। अब ये जो अल्फा किरणें होंगी सभी दिशाओं में जाएंगी, तो यहाँ पर उन्होंने एक स्लिट लगा दी, स्लिट के यहाँ पर मिडिल में एक छोटा सा छिद्र कर दिया। अब ये जो बाकी अल्फा किरणें थी ये यहाँ पर इस स्लिट के द्वारा रुक गई, आगे नहीं जा पाई, यहीं पर एक बैरियर लग गया, रोधक लग गया। अब यहाँ पर ये जो छिद्र था इसमें से कुछ अल्फा पार्टिकल एक बीम के रूप में, एक किरण के रूप में आगे बढ़ गए, जिसको हमने अल्फा रे कहा। अब वो अल्फा रे क्या हुई, वो अल्फा रे इस सोने की पन्नी पर, जो कि बहुत ही पतली थी, इस पर जाकर के इंसिडेंट हुई। अब सोने की पन्नी को थोड़ा समझिए, सोने की पन्नी हमारी कुछ ऐसी थी, इसके अंदर एटम का अरेंजमेंट कुछ ऐसा है, मतलब एटम की एक ही लेयर लगी हुई है। कैसे भाई, एक एटम यहाँ लगा दिया, एक एटम यहाँ लगा दिया, एक एटम यहाँ लगा दिया, एक यहाँ, फिर उसके नीचे, फिर उसके नीचे, इस तरीके से केवल एक ही लेयर है इस तरीके से, उसके ऊपर दूसरी लेयर वहां पर नहीं है, इसलिए ये जो पन्नी है हमारी बहुत पतली है। वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब जैसे ही अल्फा किरण इस पर इंसिडेंट हुई होगी तो जाहिर सी बात है वो किसी एटम पर इंसिडेंट हुई होगी। अल्फा पार्टिकल की जो बीम थी, किरण थी, वो किसी एटम पर इंसिडेंट हुई होगी। अब एटम पर इंसिडेंट होते ही वहां से क्या हुई, वो पार्टिकल्स में ब्रेक हो गई, जिनसे वो बनी थी अल्फा पार्टिकल में ब्रेक हो गई। अभी क्या किया उन्होंने, यहाँ से कुछ ऑब्जर्वेशंस लिए। ऑब्जर्वेशन लेने के लिए उन्होंने यहाँ पर एक जिंक सल्फाइड के पर्दे का यूज किया, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी होती है कि अल्फा पार्टिकल जैसे इस पर इंसिडेंट हो गया, कोई भी किरण इस पर पड़ेगी तो ये क्या करेगा, एक हरे रंग का प्रकाश उत्पन्न करेगा, हरे रंग की प्रतिदीप्ति उत्पन्न करेगा। तो देखिए यहाँ पर उन्होंने देखा कि बहुत सारे अल्फा पार्टिकल, देखिए लगभग, ये तो आपको समझ में आ गया होगा, तो लगभग इतने अल्फा पार्टिकल, इतने, मतलब ये मैंने एक मेजॉरिटी के लिए साइन बनाया है, इतने सारे अल्फा पार्टिकल सीधे निकल जाते हैं, बिल्कुल डेविएट नहीं होते। इतने अल्फा पार्टिकल θ1 θ2 अलग अलग एंगल पर डेविएट होते हैं, और जो हमारे इतने अल्फा पार्टिकल हैं, इतने बहुत ही थोड़े से, इतने अल्फा पार्टिकल हमारे 180 डिग्री पर डेविएट होते हैं, 180 डिग्री पर डेविएट होते हैं। तो ये उन्होंने यहाँ से 3 ऑब्जर्वेशन दिए। अब इन 3 ऑब्जर्वेशन के बेस पर उन्होंने अपने रिजल्ट दिए। क्या रिजल्ट थे, पहला जो उनका रिजल्ट था वो ये था कि इस तरीके से उन्होंने फिर एटम को सपोज किया, उन्होंने कुछ इस तरीके का एटम को माना है। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि जो बहुत सारे अल्फा पार्टिकल हैं वो सीधे निकल जाते हैं बिना डेविएट हुए, वो डेविएट ही नहीं होते किसी भी एंगल पर। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने ये कहा कि एटम के अंदर जो मैक्सिमम प्लेस है वो खाली है। तो इस तरीके से उनका जो एटॉमिक मॉडल है वो भी ऐसा ही है, ऐसे उन्होंने दिया है। उन्होंने यहाँ पर जो मैक्सिमम पार्ट है उसको खोखला माना हुआ है परमाणु के अंदर। तो वो कहते हैं कि इसलिए जो मैक्सिमम पार्टिकल्स हैं वो सीधे चले जाते हैं, मतलब यहाँ पर हरे रंग का प्रकाश बहुत उत्पन्न होता है यहाँ पर, क्योंकि वो सीधे निकल रहे हैं इस तरीके से। अब दूसरा उन्होंने क्या देखा था, उन्होंने देखा था कि कुछ अल्फा पार्टिकल बहुत ही कम अल्फा पार्टिकल 180 डिग्री पर मुड़ जाते हैं, मतलब कुछ अल्फा पार्टिकल यहाँ पर इंसिडेंट हुए होंगे और इसका जो इस पर इंसिडेंट होते हैं वो रिपेल हो गए होंगे। क्यों, क्योंकि ये भी धनावेशित है और अल्फा पार्टिकल भी धनावेशित है। अब अल्फा पार्टिकल की संख्या इतनी कम क्यों है यहाँ पर, क्योंकि इसका आयतन बहुत कम है। तो उन्होंने क्या रिजल्ट दिया, उन्होंने रिजल्ट दिया कि एक धनावेशित भाग है जो परमाणु के बीच में स्थित है, और इसे मैं नाभिक कहता हूँ। नाभिक ही उन्होंने नाम दिया था, न्यूक्लियस उन्होंने कहा था, और ये सेंटर में है, इसका वॉल्यूम बहुत कम है, इसका वेट बहुत कम है, ऐसा रदरफोर्ड ने कहा था। और बहुत तीसरा ऑब्जर्वेशन क्या था, कुछ पार्टिकल θ1 θ2 θ3 पर क्या हुए, हमारे डेविएट हुए। मतलब उन्होंने कहा कि कुछ अल्फा पार्टिकल इस न्यूक्लियस के पास से भी जाते हैं जो, और वो इनको डेविएट कर देता है। तो इस तरीके से यहाँ पर पूरा एक्सपेरिमेंट हुआ और उनके रिजल्ट और उनका ऑब्जर्वेशन है। अगर आपको एक बार में ये वीडियो समझ में नहीं आता तो 2-3 बार इसको देखिए और अपने तरीके से इसका डायग्राम वगैरह और नोट्स अपने तरीके से आप प्रिपेयर कर लीजिए। और नेक्स्ट वाले वीडियो में हम रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल को पढ़ेंगे। वहाँ पर हम रदरफोर्ड ने जो निष्कर्ष दिए थे, रिजल्ट दिए थे, उनको एक पॉइंट्स के रूप में उनको हम समझेंगे, और ये जो मॉडल था रदरफोर्ड का उसको भी हम समझेंगे, उसकी क्या क्या शॉर्टकमिंग्स थी उनको डिस्कस करेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को जितना हो सके लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।